नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टार्कल पार्सन जी का जो सिद्धांत विचार थे वो जो कि डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी क्रम में देखो एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया था, क्या प्रतिमान चर या परिवर्तन का जो सिद्धांत है, ये इनका जो इस पर जो विचार था वो वाला टॉपिक बच गया था। बाकी जो सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवस्था और समाज को लेकर मार्क्स और पार्सन की तुलना जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। और विभिन्न और जो आपके थिंकर है वो सब भी हमने, जैसे मार्क्स हो गए, वेबर हो गए, इन सबको जो कि हमने कवर कर लिया, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। साथ ही इसके साथ हमने देखो पेपर 2 भी पूरा कवर कर लिया होलिस्टिक। इसी ये आपके जो एस पांडे जी की बुक है, ये बुक है, इसी के थ्रू जो हमने पेपर 2 भी पूरा कवर किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जो कि वीडियो देख सकते हैं। राइट, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक, अच्छा शुरू करने से पहले एक यहाँ पे एक और बात, इंपॉर्टेंट बात देखो। जैसे देखो यहाँ पे जो आपका समाजशास्त्र प्रश्नोत्तर मूल्यांकन का जो हमारा हिंदी माध्यम के लिए बैच 1 चला था, अभी तक इसमें देखो 18 बच्चे जो कि एनरोल हो चुके हैं, जिसमें से कुछ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से हैं, जबकि कुछ बच्चे जो कि यूट्यूब के थ्रू जो कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अभी भी इसमें 2 बच्चे जो कि शेष है, क्योंकि ये बैच देखो आपका 20 बच्चों का शेष जो कि बैच था। ठीक है, अभी 2 बच्चे फिल हो जाएंगे तो उसके बाद आपका कुछ दिन बाद जो कि बैच 2 भी आरंभ हो जाएगा आप सभी लोगों का। चलिए आप चलते अपने टॉपिक पे। इसके और डिटेल जानकारी के लिए मैं आपको इसका जो कि लिंक जो कि वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर जो कि इसको पूरा देख सकते हैं। राइट, देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, प्रतिमान चर या परिवर्तन। अब देखो इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम होती है कि ये जो टॉपिक है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती। मतलब इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें वो तो समझ आती, लेकिन ये टॉपिक क्यों लाए पार्सन द्वारा, इस टॉपिक को लाने का क्या मकसद था, इससे वो क्या बताना चाहते हैं हम लोगों को, ये समझ में हम लोग को नहीं आता, जिससे इस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो इसी बात को मैं जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो पार्सन का विचार है प्रतिमान चर या परिवर्तन का, ये क्यों पार्सन ने जो कि अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। तो मोटा मोटा मैं अगर आपको यहीं पे 2 लाइन में समझाऊं तो जो ये आपका पार्सन का प्रतिमान चर या परिवर्त है, दरअसल आप ऐसे समझिए इसको, ये दरअसल पार्सन का सामाजिक क्रिया का, सोशल एक्शन का क्रिया था, और जो सोशल सिस्टम का यानी जो सामाजिक व्यवस्था का क्रिया था। ठीक है, यानी कि कैसे हमारे एक्शन के थ्रू जो कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में जो कि संतुलन आता है, या फिर सामाजिक व्यवस्था में जो कि अव्यवस्था की स्थिति आती है हमारी क्रिया के थ्रू, कैसे, वही बात जो कि ये जो कि प्रतिमान चर या परिवर्तन के थ्रू जो कि बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी समाज में जो भी, मान के चलो समाज में जो भी करता है या इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, उसका एक्शन जो होता है, जो भी उसकी सामाजिक क्रिया होती है, वो सामाजिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, या फिर जो सामाजिक व्यवस्था वो कैसे किसी व्यक्ति के सामाजिक क्रिया को प्रभावित करता है। इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने जो कि ये प्रतिमान चर या परिवर्तन का जो कि सहारा लिया है, एक विचार का इन्होंने सहारा लिया है। इसके अंतर्गत ये बताता है कि जब भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो वो खासकर देखोगे तो वो 2 मूल्यों में उसके मतलब उसके सामने कुछ द्वंद्व आ जाते हैं। जो किस तरह के द्वंद्व होते हैं, वो मूल्यों के द्वंद्व होते हैं, यानी जो आदर्श होती है, जो नैतिकता होती है, जो नैतिक विचार होते हैं, जो सामाजिक अच्छे मूल्य होते हैं, उनके बीच में द्वंद्व आ जाता है। व्यक्ति जब भी अपनी कोई क्रिया को परफॉर्म करता है तो उसके बीच में एक ऐसे मूल्यों के द्वंद्व सामने आ जाते हैं। और साथ ही इस सिद्धांत के थ्रू और क्या पता चलता है हमको कि इससे देखो व्यक्ति व समाज में क्या संबंध है, यानी किसी व्यक्ति का समाज से कैसे संबंध स्थापित होता है, वो किस तरह से समाज के प्रभाव में आकर जो कि संबंध जो कि अपना संबंध निभाता है या फिर संबंध स्थापित करता है, या फिर समाज जो कि कैसे जो कि व्यक्ति के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। ये बातें जो कि समझने के लिए ये इनका प्रतिमान चर या परिवर्तन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इससे हमको इससे ये भी समझ में आता है कि जैसे मान लो कोई समाज है, परंपरागत समाज है या फिर कोई आधुनिक समाज है, तो परंपरागत समाज में किस तरह से कोई व्यक्ति का एक्शन हो सकता है, और या फिर आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति का एक्शन किस तरह से हो सकता है, यानी उसकी जो क्रिया होती है किस तरह से हो सकती है, किस तरह से वेरी हो सकती है। ये इससे जो कि हमको मतलब एक तरह से कहने का मतलब जो किसी भी कोई भी समाज है उसकी प्रकृति और स्वरूप जो कि समझने में जो कि ये इनका जो थ्योरी है हेल्प करता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि ये क्यों लाया गया। दरअसल ये जो व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है, किसी व्यक्ति का सामाजिक क्रिया उससे किसी सामाजिक व्यवस्था में क्या प्रभाव डालता है, या फिर सामाजिक व्यवस्था उसकी क्रिया को कैसे प्रभावित करता है, और ये मतलब कि यही बात है प्रतिमान चर और परिवर्तन के लिए, जिसमें व्यक्ति जो कि ये कैसे आता है, जब व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो उसके सामने एक द्वंद्व आ जाती है। उसी द्वंद्व को जिस तरह से वो जो कि उसका निराकरण करता है, उसी आधार पर जो कि व्यक्ति का समाज से संबंध स्थापित हो पाता है। तो यही बात मोटा मोटा यहाँ पर। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बातें की जा रही है। तो देखो यहाँ बोला जाए कि सामाजिक संबंधों के द्विभाजन की एक विशिष्ट योजना के रूप में पार्सन ने प्रतिमान चर यानी पैटर्न वेरिएबल की अवधारणा को रखा है। व्यवहार का वह तरीका, यानी जो आपका प्रतिमान चर क्या है, यहाँ पे ये डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये देखो एक व्यवहार ही है, ठीक है, किसी ह्यूमन का, किसी इंडिविजुअल का क्या है, एक व्यवहार है, यानी वो कैसा बिहेव करे वही प्रतिमान चर है। ठीक है, तो ये व्यवहार का वह तरीका है
या मूल्य है जिसके चयन में कर्ता के समक्ष परिवर्तन की गुंजाइश होती है प्रतिमान चर कहलाता है। यानी कि एक तरह से यह व्यवहार का एक तरीका जिसमें जो कि कर्ता के पास ऑप्शन होते हैं कि वो कर्ता वो जो कि इस वाले ऑप्शन को चुन के अपने एक्शन करे या फिर ये बी वाले ऑप्शन को चुन के अपने एक्शन को परफॉर्म करे। तब ये हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, किस टाइप के जो कि व्यवहार में द्वंद्व होता है, उसको हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे, राइट। चलिए आगे देखते बताते पासस ने इन व्यवहार प्रतिमानों एवं सांस्कृतिक मूल्यों के 5 वैकल्पिक जोड़ों की चर्चा की जिसको वो प्रतिमान चर की संज्ञा कर देते हैं। यानी कि पासस बताते हैं कि जब भी व्यक्ति कोई सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया करता है तो उसके सामने जो मूल्यों में चयन करने की स्थिति आती है, द्वंद्व की स्थिति आती है, वो 5 जोड़ों के रूप में हम देख सकते हैं। ये चलिए देखते हैं कौन कौन से ये 5 जोड़े हैं। पहला है देखो, ये बोलते हैं कि स्वहित बनाम सामूहिक हित। ठीक है, इसमें देखो कहा जा रहा है कि कर्ता व्यवहार करते समय अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए व्यवहार कर सकता है या सामूहिक हितों को प्राथमिकता देते हुए व्यवहार कर सकता है। जैसे मान लो कि ऐसा किसी व्यक्ति पर कोई एक सिचुएशन है जहाँ पे उसको देखो चुनने का तो आज़ादी है कि वो कोई भी एक विकल्प चुन सकता है, उस हिसाब से अपनी क्रिया को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके सामने जो सामाजिक मूल्य है ना, वो जो कि द्वंद्व उत्पन्न करते हैं कि वो अपने हित को पहले प्राथमिकता दे या फिर सामूहिक हित को जो कि प्राथमिकता दे, वो किसे प्राथमिकता दे, किस आधार पर जो कि अपनी एक्शन को परफॉर्म करे। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू जैसे बताया जा रहा है कि विद्यालय में आग लगने पर शिक्षक द्वारा सबसे पहले अपने बच्चों को बचाना पहले प्रकार के व्यवहार का प्रतिमान को उदाहरण, यानी कि स्वहित, जो स्वहित है इस तरह का जो कि एक्शन उस व्यक्ति का होगा, यानी कि अपने बच्चों को उसने पहले बचाया, इसका मतलब उसका जो स्वहित है वो जो कि स्वहित के आधार पर उसने काम किया, जबकि सामूहिक हित की उसने जो कि उपेक्षा कर दिया है। जबकि अगर देखो दूसरे टाइप में क्या हो सकता है, उसके सामने दूसरा ऑप्शन क्या है, जबकि सभी बच्चों को समान महत्व देते हुए बचाने का प्रयास करना दूसरे प्रकार के व्यवहार प्रतिमान को दर्शाता है। यानी कि इस बार जो व्यक्ति है उसने देखो सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए जो कि काम किया, यानी कि सभी बच्चों को जो कि समान महत्व देते हुए जो उसके सामने पहले आता गया उस सबको जो कि बचाते हुए चला गया, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उसका बच्चा पहले सामने आ रहा है या फिर किसी और का बच्चा। तो ये जो कि मान लो किसी विद्यालय में आग लगी तो उसके सामने कोई भी व्यक्ति होगा, शिक्षक होगा, तो उसके सामने ये द्वंद्व जरूर आएगा कि पहले वो अपने बच्चे को बचाए या फिर जो सभी बच्चे उन सबको एक समान महत्व देते हुए सभी को बचाए। तो इस तरह का द्वंद्व जब आता है, और देखो यहाँ पे देखो जो हमने जैसे कहा था कि जो सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए सामाजिक मूल्य काम करते हैं, तो यहाँ पर जो सामाजिक मूल्य है देखो वो उस व्यक्ति से कहेगा कि आप स्वहित की चिंता मत करो, आप सामूहिक हित पे बल दो, सामूहिक हित के हिसाब से काम करो। अगर देखो व्यक्ति जो कि सामूहिक हित पे ध्यान देते हुए वो काम परफॉर्म करेगा, वो एक्शन करेगा, तो समाज में उसकी प्रशंसा होगी, समाज में उसको देखो अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाएगा, सामाजिक व्यवस्था जो कि आसानी से बनी रहेगी, वो सामान्य रूप से चलती रहेगी। लेकिन अगर व्यक्ति कोई अगर स्वहित पर ध्यान देगा तो सामाजिक व्यवस्था में तनाव की स्थिति आ जाएगी। क्यों? हो सकता है वो व्यक्ति जो कि अपने बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहले उसको जो कि निकाले, हो सकता है उस चक्कर में 2-3 बच्चों की जान चली जाए। तो इससे क्या होगा, समाज में जो कि उस इंसान को जो कि निंदनीय रूप से देखा जाएगा और समाज के प्रति उस व्यक्ति का जो कि अलगाव जो कि होना लगेगा। तो इससे देखो जो सामाजिक व्यवस्था वो देखो जो कि खतरे में आने लगती है थोड़ी बहुत। तो इस तरह की बात यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरा देखो क्या और जो कि संभावनाएं हैं कि किसी व्यक्ति के सामने जो कि द्वंद्व की स्थिति आ जाती है। तो पहला बोला जाए कि सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट, यानी यूनिवर्सल बनाम क्या है ये, एक सेकेंड, पर्टिकुलरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट में देखो क्या बताया जा रहा है कि कर्ता सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर व्यवहार कर सकता है या विशिष्ट मूल्यों के आधार पर भी व्यवहार कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो ये जो यहाँ पे जितने भी आपके ये विकल्प वाली चीज़ें ना, ये आपको एग्जाम्पल से ही बताना है, बिना एग्जाम्पल का आप इसको जो कि समझा नहीं पाओगे एग्जामिनर को। ठीक है, जब भी आंसर लिखिए जो एग्जाम्पल है वो जरूर लिखिए। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि जज द्वारा कानून के समक्ष सभी को समान मानते हुए निष्पक्ष निर्णय लेना पहले प्रकार के व्यवहार के प्रतिमान को दर्शाता है, जबकि उसके द्वारा अपराधी के साथ किसी रिश्ते को प्राथमिकता देते हुए पक्षपातपूर्ण निर्णय करना दूसरे प्रकार के व्यवहार प्रतिमान का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लो कोई जज है, अगर उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो कटघरे में खड़ा है, अपराधी कुछ उसने अपराध कर दिया, चाहे वो जान के हो चाहे अनजान के हो। ठीक है, अब हो सकता है वो जो कटघरे में व्यक्ति है उसका जो कि जज से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो कि रिलेशन हो, तो हो सकता है यहाँ पर जज जो है कि थोड़ा सा जो कि उस व्यक्ति को प्रायोरिटी दे दे सज़ा देने में, या सज़ा कम दे, या फिर उसके खिलाफ जो प्रूफ वगैरह है वो बोले कि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, इसको मान्य नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो कि स्थिति जज के सामने आ सकती है। अगर देखो जज ने जो कि विशिष्ट मूल्य को जो कि महत्व दिया, यानी उस इंडिविजुअल की तरफ उसका झुकाव रहा, जिससे सामाजिक अव्यवस्था होगी कि नहीं, समाज में द्वंद्व की स्थिति आएगी नहीं, बिल्कुल आएगी समाज में द्वंद्व की स्थिति। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे, लोगों का जो आपका जुडिशरी है उससे जो कि विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि लोग कहेंगे ये तो इन्होंने तो पक्षपात टाइप का चीज़ कर दिया, इन्होंने जो देखो सार्वभौमिक जो मूल्य है उसका जो कि उपेक्षा किया है। तो मतलब इस तरह की जो कि द्वंद्व की स्थिति आ गई। तो यानी जो सामाजिक मूल्य है वो जज को कह रहे हैं कि आप जो कि विशिष्ट जो आपके एक्शन है वो मत करिए, बल्कि जो सार्वभौमिक एक्शन है वो करिए, जो सार्वभौमिक वैल्यू है
उस आधार पर जो कि अपने एक्शन को परफॉर्म किया, यानी कि समाज यहाँ पे जो कि जज पे ये दबाव डाल रहा है, सामाजिक जो ये मूल्य है सार्वभौमिकता का, वो जज पे दबाव डाल रहा है कि आप जो कि पक्षपातपूर्ण या निष्पक्ष रूप से जो कि अपने फैसला को सुनाइए। तो इस तरह की यहाँ पे बातें की जाती है। फिर देखो थर्ड द्वंद्व कब आएगा, एक जब आपका भावनात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता, यानी यहाँ पे देखो कहा जाता है कि कर्ता किन्हीं संबंधों में भावात्मक रूप से तटस्थ हो रहकर या पूर्ण भावनात्मक रूप से कार्य करता है। देखो कर्ता के सामने दो तरह की स्थिति आ सकती है, जहाँ पे वो भावनाओं के अधीन होकर जो कि काम करे, और दूसरी तरफ जहाँ पे वो भावनाओं से विमुख होकर जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जैसे एक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जाता है कि एक ग्राहक के साथ व्यवहार प्रथम प्रकार का व्यवहार यानी भावनात्मक तटस्थता के रूप में देखा जा सकता है, जबकि एक पत्नी के साथ किया गया व्यवहार दूसरे प्रकार के व्यवहार। अब देखो दो लेडी है, ठीक है, हो सकता है कोई दुकानदार है, उसके सामने दो लेडी है, एक उसके मार्केट में कोई लेडी होगी जो उसके यहाँ सामान खरीदने आती है, दूसरा उसके घर की एक लेडी है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, जो भी हो सकती है, उसकी डॉटर भी हो सकती है। अब इन दोनों के साथ किया गया व्यवहार, इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति दुकानदार है, इसका व्यवहार जो कि इसके साथ किया गया व्यवहार और इसके घर वालों के साथ किया गया व्यवहार जो कि काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो घर वालों की तरफ जो व्यवहार इसका, ये भावनाओं से जो कि वशीभूत है, जबकि जो दुकानदार है वो देखो वहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, तो उसके सामने चाहे कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, उसको उससे नहीं मतलब, वहाँ पे उसकी कोई भावनाएं काम नहीं करेंगी, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को जो कि प्राथमिकता देगा। तो इसी तरह की बात की जाएगी, इस तरह के द्वंद्व भी देखने को मिल जाते हैं। खैर ये एग्जाम्पल बहुत सटीक नहीं है, आप जो कि दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैं आपको बेटर एग्जाम्पल बताऊँ तो यहाँ पर देखो, जैसे आप अगर अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हो सकता है कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई लेडी डॉक्टर है, अब वो हो सकता है इलाज कर रही है विभिन्न पेशेंट का, हो सकता है उसके किसी उसका जो एक लड़का है उसका जो कि एक्सीडेंट हो जाता है, वो जो कि उसी हॉस्पिटल जो कि एडमिट हो जाता है। तो अगर उसका कुछ सर्जरी वगैरह करना है, कुछ ऑपरेशन वगैरह करना है, अगर ये जो लेडी डॉक्टर है, एक तरह से देखो ये लेडी डॉक्टर जो कि डॉक्टर भी है प्रोफेशनल रूप से, और भावनाओं के हिसाब से देखोगे तो ये इसकी मदर भी है। तो अगर ये जो डॉक्टर है ये अपना काम जो कि मदर के हिसाब से करेगी, ये जो आपका लेडी डॉक्टर है, ठीक है, एक सेकंड मैं एस क्यू लिख रहा हूँ, हाँ, ये जो डॉक्टर है लेडी, अगर ये देखो अगर माँ के एक जब ये अपने बच्चे का इलाज कर रही है, अगर ये भावनाओं के आधार पर काम करेगी तो अपने बच्चों को इलाज नहीं कर पाएगी। उसको लगेगा अगर मैं उसको इंजेक्शन दूंगी या फिर ऐसे कट करूँगी, सर्जन वगैरह करूँगी तो उसको दर्द होगा, तो ये दर्द का पीड़ा इस लेडी को भी होगा, और ये एक तरह से जो ममता वाली भावनाएं है उससे जो कि ग्रसित हो जाएगी। तो जब वो जो लेडी डॉक्टर है वो जो कि ममता वाली भावनाओं से ग्रसित हो जाएगी, भावनात्मक रूप से ग्रसित हुई, तो ये अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ पे ये लेडी जो कि एक डॉक्टर के रूप में अपनी भावनाओं से जो कि तटस्थ होकर काम करेगी, अपने बच्चे को एक नॉर्मल पेशेंट की तरफ जो कि ट्रीट करेगी, उनका ऑपरेशन सर्जन जो भी होगा वो करेगी, तो वो ऑपरेशन या फिर इलाज जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी तरह की जो कि द्वंद्व की स्थिति यहाँ पे बताया जाता है, भावनात्मक बनाम भावात्मक तटस्थता का, जो कि इस संदर्भ में इस तरह की जो कि द्वंद्व की स्थिति किसी व्यक्ति के एक्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो फोर्थ वाला क्या है, अर्जित बनाम प्रदत्त, जिसको अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन भी कहा जा रहा है। तो इसमें देखो एग्जाम्पल के थ्रू ही डायरेक्ट समझेंगे कि अर्जित बनाम प्रदत्त में क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो भारत में काफ़ी फेमस है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का निर्धारण उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ, व्यक्तिगत कौशल या ज्ञान के आधार पर न होकर उनके जन्म के आधार पर होता है। यानी कि ये क्या है, अर्जित, ठीक है, ये क्या है, अर्जित एक्शन में चला जाएगा कि कोई व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो जन्म के आधार पर उसको जो कि मिल रही है। जाति व्यवस्था जो उच्च जाति के लोग हैं उनको जो कि कह लो विरासत में या फिर जन्म के आधार पर भी उनको उच्च मान लिया जाता है, भले उनके पास ज्ञान ना हो, कौशल ना या कुछ भी हो, इस तरह की बात हो, लेकिन नहीं, उनको केवल ये उच्च जाति के में कुल में जन्म हुआ तो इनको जो कि उच्च मान लिया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्जित। जबकि प्रदत्त क्या होता है, जहाँ व्यक्ति जो कि अपने कौशल से, ज्ञान से जो कि कुछ चीज़ों को प्राप्त करता है, समाज में ऊंचा स्टेटस प्राप्त करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हो सकता है कि बहुत से लोग जो कि यहाँ पे निम्न जाति से हों या फिर हो सकता है कि पुअर फैमिली से हो, यहाँ पे जाति की बात नहीं करते, हो सकता है अगर आप इकॉनमी के आधार पर देखोगे तो बहुत से लोग जो कि पुअर होंगे, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग हो, किसी भी वर्ग से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो अपनी स्थिति को कैसे अच्छा कर सकता है, अगर वो मान लीजिए इसका एग्जाम जो कि क्लियर कर लेता है, या फिर कोई डॉक्टर इंजीनियर का जो कि एजुकेशन लेकर बन जाता है, या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन भी बन जाता है, तो वो जो कि अपने जो इकॉनमी वाली स्टेटस पुअर है वहाँ से जो कि वो देखो मिडिल क्लास से जो कि रिच फैमिली की तरफ जो कि जा सकता है। तो यहाँ से उसकी सामाजिक जो कि स्थिति देखोगे तो अच्छी उसमें सुधार हमको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो सुधार मिलेगी सामाजिक स्थिति में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक सेकेंड, इसको बोलेंगे अर्जित, कि यानी वो व्यक्ति जो है उसने जो कि ये अर्जित क्या है, जबकि जो जन्म के आधार पर उसको मिलता है वो क्या होता है, प्रदत्त होता है, यानी उसको पहले से ही वो सब कुछ मिल चुका है। तो इस आधार पर देखोगे तो व्यक्ति को
जो कि उसकी योग्यता के आधार पे या फिर उसके जन्म जाति या कुल या वर्ग के आधार पे जो कि उसको अगर किसी को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे उस तरह की जो कि दुविधा देखने को मिलती है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एक पक्षी बनाम बहुपक्षी, यानी स्पेसिफिटी वर्सेस डिस्फ्यूजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि कर्ता वस्तु के एक ही पक्ष तक अपनी रुचि को सीमित रखकर व्यवहार कर सकता है या उसके सभी पक्षों में रुचि लेकर व्यवहार कर सकता है। जैसे डॉक्टर का मरीज के साथ किया गया व्यवहार पहले प्रकार के व्यवहार का प्रतिमान है, जबकि माँ का बेटे के साथ किया गया व्यवहार दूसरे प्रकार का व्यवहार का प्रतिमान है। अब जैसे कोई मान लो कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, कुछ भी है, अगर आप उसके यहाँ जाओगे तो वो अपने जो उसका प्रोफेशन है उसी से रिलेटेड आपसे व्यवहार करेगा, उसी के टॉपिक उसी के बारे में बात करें। जैसे कोई डॉक्टर के पास गए तो वो आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको रोग हो रहा है, या फिर क्या कैसी मेडिसिन आपको चाहिए, किस तरह की बातें होगी, जो भी आपकी बीमारी है उससे संबंध में जो कि विशेष एक ही केवल एक ही क्षेत्र में बात करेगा, आपके पूरे घर बार के बारे में या पूरे व्यवहार के बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन जब एक आपके घर के चाहे मदर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे आपके फादर हो, कोई भी हो, तो वो देखो आपसे उनका जो संबंध है वो आपके सभी व्यवहार के बारे में बातचीत करते हैं, आपके सभी जो व्यवहारिक पक्ष उन सब पे जो कि डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो इसी को बोला जाए कि एक पक्षी बनाम बहुपक्षी, की किसी व्यक्ति का जो क्रिया होता है वो एक पक्ष के आधार पर भी हो सकता है या फिर बहुपक्ष के आधार पर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है पार्सन समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है जो एकाधिक कर्ताओं के मध्य निरंतर होने वाले प्रतिमान अंतःक्रियात्मक संबंधों से निर्मित होता है। यानी जो पार्सन है जो समाज है उसको कैसे देखते हैं, एक पूरी व्यवस्था के रूप में देखते हैं, जिसके अंतर्गत देखो विभिन्न अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित होते हैं, यानी व्यक्ति एक दूसरे से क्रिया करते हुए जो कि जुड़े हुए होते हैं। फिर यहाँ पे देखो बताया कि परंतु यहाँ पार्सन्स का मानना है कि कर्ता एवं सामाजिक व्यवस्था के बीच कोई संबंध पूर्व निर्धारित एवं पूर्व निश्चित नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्रिया करते समय कर्ता के समक्ष व्यवहार प्रतिमानों को चयन को लेकर वैकल्पिक दुविधा विद्यमान होती है, अर्थात प्रतिमानों या सांस्कृतिक मूल्यों को वैकल्पिक जोड़े के रूप में प्रस्तुत करती है और व्यवहार करते समय कर्ता इन जोड़ों में से किसी एक का चयन कर उसके अनुसार अपने व्यवहार को संपादित करता है। यानी कि पार्सन से जो बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति का जो अपना जो एक्शन है ना वो पूर्व निर्धारित नहीं है, व्यक्ति को जैसे जैसे सिचुएशन उसके सामने आती है उस आधार पर उसका जो कि एक्शन जो कि डिसाइड होता रहता है कि वो किस तरह का जो कि एक्शन वगैरह करेगा। जो परिस्थिति होती है उस आधार पर जो कि उसमें सामंजस्य बैठा कर जो कि अपना व्यवहार जो कि वो व्यक्ति करता है उन विकल्पों को चुन के। और ये जो व्यवहार होता है वो किसके आधार पर होता है, सांस्कृतिक मूल्य जो होते हैं उसके आधार पर जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार को डिसाइड करता है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी को जो कि वैकल्पिक जोड़े के रूप में जो कि पार्सन जो कि प्रस्तुत करती है किस तरह के जो कि वहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं किसी व्यक्ति के समक्ष किसी एक्शन को करने के लिए। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। देखो यहाँ पे फिर आगे बोला जा रहा है विभिन्न समाजों या स्थितियों में इन विरोधी व्यवहार प्रतिमानों का समूहीकरण अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे पार्सन्स बोलते हैं कि अगर ये जो यहाँ पे विकल्प बताए इन्होंने कि इस तरह के विकल्प है और इन विकल्पों में जरूरी नहीं कि हर समाज में एक ही टाइप का क्रिया हो सकता है अलग अलग समाज में जो कि अलग अलग टाइप का जो कि व्यक्ति जो कि क्रिया को प्राथमिकता देते हुए अपने जो कि क्रिया परफॉर्म कर सकता है। यानी कि दो विकल्प है तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो तो आपको क्लियर होगा। जैसे बोला जाए कि परंपरागत समाज में अगर आप देखोगे या फिर परिवार में देखोगे तो सामूहिक हित विशिष्टता प्रदत्त और भावनात्मक बहुपक्षी की प्रधानता होती है। यानी जो आपका परंपरागत समाज है, प्राचीन समाज रहता है या परंपरागत समाज रहती है या फिर परिवार की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे देखो सामूहिक, यहाँ पे देखो जो स्वहित है वो जो कि पीछे चला जाता है, सामूहिक हित को लोग प्राथमिकता देते हैं। और देखो यहाँ पे विशिष्टता को जो कि प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ पे अर्जित को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। यहाँ पे जो प्रदत्त परिस्थिति होती है उस आधार पर जो कि लोगों को प्राथमिकता जो कि अपने एक्शन के आधार पर काम करते हैं प्राथमिकता देते हुए। साथ ही यहाँ पे देखो भावनात्मक तटस्थता नहीं बल्कि भावात्मक रूप से जो कि व्यक्ति अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। जबकि वही अगर आप परंपरागत समाज के अलावा देखोगे आधुनिक समाज में तो यहाँ पे देखो व्यक्ति में देखोगे तो सामूहिक के बजाय व्यक्ति जो कि स्वहित पर बल देता है। जैसे आप यूरोपीय समाज में देख लो वहाँ पे इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस होता है, स्वहित पे ज़्यादा जो कि प्रायोरिटी होती है। साथ ही व्यक्ति जो कि सार्वभौमिकता यानी जो यूनिवर्सल वैल्यू है उस पर जो कि फोकस करते हैं और भावात्मक तटस्थता रखते हैं। जैसे इसीलिए देख लो वहाँ पे यूरोपीय समाज में डाइवोर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो कि देखने को हमको मिलते हैं, डाइवोर्स के केस, जिससे वहाँ पे यानी लोग जो कि भावनात्मक रूप से जो कि जो कपल है वो जो कि आपस से जुड़े नहीं हुए, भावनात्मक रूप से उनमें दूरी देखी जाती है। साथ ही उसमें देखो यहाँ पे जो कि प्रदत्त परिस्थिति में नहीं बल्कि अर्जित परिस्थिति पर जो कि महत्व दिया जाता है और यह जो कि सामूहिक नहीं बल्कि एक पक्षी पर महत्व देता है। यानी कि यहाँ पे वही पार्सन्स के विभिन्न समाजों में देखोगे तो ये जो समाज में विकल्प चुनने का जो यहाँ पे दो विकल्प दिया गया है, इसमें जो चुनने का व्यक्ति जो कि स्वतंत्र रूप से जो चुनता है विभिन्न समाज में अलग अलग हो सकता है। परंपरागत समाज में कोई व्यक्ति ये वाला विकल्प चुने तो वही व्यक्ति जो कि अगर वो परंपरागत समाज आधुनिक समाज तो इसको ना चुन के इस वाले सेकेंड वाले विकल्प को
चुन सकता है। तो यही बात यहाँ पे कहते हैं पार्षद। ये इनका प्रतिमान चर जो परिवर्त का या फिर प्रतिमान चर का तो जो सिद्धांत है वो खत्म होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे इनकी जो कि आलोचना भी की जाती है। तो फटाफट से आलोचना भी देख लेते हैं क्या क्या इनकी आलोचना की गई है। तो देखो यहाँ कहते हैं कि आलोचकों का कहना है कि कर्ता द्वारा व्यवहार प्रतिमानों के चयन की दुविधा का समाधान आवश्यक रूप से पार्षद द्वारा बताई गई विधि से नहीं होता है, परंतु कोई समाधान अंशतः कोई एक श्रेणी का और अंशतः दूसरी श्रेणी का हो सकता है। जैसे कोई जज सभी पर समान रूप से कानून का प्रयोग कर सकता है, पर दंड सुनाते समय किसी अपराध के रिश्ते से भी प्रभावित हो सकता है। तो देखो यहाँ पे पार्षद की आलोचना में जो आलोचक है वो बोलते हैं कि जो पार्षद ने बताया कि व्यक्ति के सामने दो तरह की दुविधा होती है कि वो कौन से एक्शन को परफॉर्म करे। तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि इसका जो कि समाधान इन सामाजिक मूल्यों से हो जाए, कहीं ना कहीं इनका समाधान जो कि पूरी तरह से नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पे देखो बताया जाता है कि कोई जज है तो उसके सामने जैसे यहाँ पे वही जज वाला एग्जाम्पल लिया जाता है कि जज देखो सभी पर समान रूप से कानून का प्रयोग कर सकता है, यानी जो विधिक कार्रवाई है, जो भी दंड का प्रावधान है, अगर उसके सामने कोई व्यक्ति आ गया कटघरे में जो उसके रिलेटिव में आता है तो हो सकता है वो जो जज है वो इस व्यक्ति से प्रभावित हो सकता है। तो ये क्या करेगा, जो भी लीगल प्रोसीजर है ना समाज को दिखाने की, वो सबको फॉलो करेगा, पूरे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करेगा, लेकिन जो दंड देना है वो इसके हाथ में। तो हो सकता है ये कठोर दंड न देकर एक सरल दंड जो कि इस व्यक्ति को दे दे। क्यों? क्योंकि ये देखो व्यक्ति से जो कि इसके भावनात्मक लगाव है या फिर व्यक्ति का ये रिलेटिव जो कि कहीं ना कहीं आता है, तो इस वजह से जो कि इसका जो निर्णय थोड़ा सा बहुत पक्षपात हो सकता है इसमें, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या इनकी आलोचना की जाती है। तो देखो ये ब्रिस्टेड है। ब्रिस्टेड के अनुसार पार्षद ने अपने प्रतिमान चर की योजना को अनावश्यक रूप से बोझिल बना दिया है। यदि ताश खेलते समय कर्ता इन प्रतिमान चरों का प्रयोग करना शुरू कर दे तो उसके लिए ताश खेलना असंभव हो जाएगा। खैर ये तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हम देखो जो पार्षद का मानना है वो देखो कुछ सीरियस, ठीक है, कुछ सीरियस एक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे द्वंद्व की स्थिति आती है, तो उस आधार पर पार्षद ने बताया। जबकि ब्रिस्टेड देखो इसको बोलते हैं जैसे नॉर्मल कोई खेल कूद कर रहा है उस टाइम अगर वो जो कि इस तरह की बातों को ध्यान देगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये खैर उतनी जो कि इंपॉर्टेंट आलोचना नहीं है या फिर इतना स्ट्रॉन्ग आलोचना नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं। आलोचकों का आरोप है कि पार्षद अपनी इस योजना के माध्यम से क्रिया सिद्धांत एवं व्यवस्था सिद्धांत में तालमेल बैठाने में असफल रहा है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत क्रिया संपादन में कर्ता को व्यवहार प्रतिमान के विकल्पों में से चयन की स्वतंत्रता तो देता है, परंतु व्यवस्था में व्यवहार प्रतिमान के अंतर्गत कर्ता को व्यवहार करने हेतु बाध्य भी करता है और वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक निर्धारणवाद के दुर्गुणों से ग्रसित हो जाता है। यानी कि जो आलोचक है वो बोलते हैं देखो जो पार्षद का ये जो सिद्धांत है ना सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक क्रिया के बीच में तालमेल बैठाने के लिए इन्होंने लाया था, तो वो देखो तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्यों, कैसे नहीं बैठ रहा है? जैसे देखो यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ पे देखो ये व्यक्ति को देखो स्वतंत्रता तो देते यानी समाज से प्रभावित तो नहीं होने देते। उसके बाद स्वतंत्रता है कि वो किसी एक विकल्प को चयन कर ले, चाहे इस विकल्प को चाहे इस विकल्प को, उस आधार पर अपने एक्शन को परफॉर्म करे। यानी कि इंडिविजुअल को यहाँ पे फ्रीडम है, बट इंडिविजुअल को वो फ्रीडम जो कि पूरी तरह से नहीं है। कैसे कि यहाँ पे देखो जैसे बोला जाए कि अगर कोई व्यक्ति मान लो अगर स्वहित बना सामूहिक हित की बात हम देखें, इस दुविधा की बात देखें, अगर कोई व्यक्ति स्वहित को चुनता है सामूहिक हित की उपेक्षा करता है तो यहाँ पे जो समाज है ना वो जो कि इस व्यक्ति पर टूट पड़ेगा, बोलेगा यार आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपको सामूहिक पर जो कि ध्यान देना चाहिए था, आपने स्वहित को कैसे प्राथमिकता दे दी, राइट। आपको जो कि सामूहिक हित के लिए जो कि काम करना चाहिए था आपने यहाँ पे जो समाज है जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है वो जो कि व्यक्ति पे दबाव डाले कि आप जो कि आपके सामने ऑप्शन तो है पर आप इस ऑप्शन को मत चुनिए, आप बल्कि इसी ऑप्शन को चुनिए। यानी कि हम व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो एक तरह से देखो दबाया जा रहा है। किसके आधार पर? जो सामाजिक मूल्य वो जो कि उसकी स्वतंत्रता को दबा रहे हैं और उसके चुनने के विकल्प को कम कर रहे हैं। वो बल्कि बोले कि आप इस विकल्प मत चुनिए, इसी विकल्प को चुनिए क्योंकि यही देखो समाज के हित में है। तो इस तरह की बात क्या है, यानी विरोधाभास देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी जो कि यहाँ पे इनकी आलोचना की जाती है आलोचकों के द्वारा। यानी कि बोला है कि जो सामाजिक निर्धारणवाद है उस आधार पर जो कि उसके दुर्गुणों से ये ग्रसित हो गया है इनका ये सिद्धांत। फिर देखो यहाँ पर कहता है उपरोक्त आलोचनाएं निश्चित रूप से पार्षद के विचारों में निहित त्रुटियों को उजागर करती है, किंतु न तो ये पर्याप्त है और न ही इनके आधार पर पार्षद का विचार पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। पार्षद की यह अवधारणा सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक क्रिया के मध्य कड़ी है जिसके माध्यम से उसने समाज एवं व्यक्ति के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। यानी कि देखो बोला जाए कि ठीक है यहाँ पे इनकी आलोचना तो की जाती है परंतु जो पार्षद का ये जो विचार है इसको पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये देखो पार्षद की जो ये अवधारणा है सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक क्रिया के मध्य की कड़ी है। यानी कैसे सामाजिक क्रिया सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करते हैं या फिर सामाजिक व्यवस्था कैसे सामाजिक क्रिया को इन्फ्लुएंस वगैरह करती है, ये जो कि बताने में काफ़ी जो कि सक्षम है ये इनका विचार। इस प्रक्रिया में उसने यहाँ एक तरफ व्यवहारों के विकल्पों के चयन में कर्ता को महत्व देकर स्वेच्छावाद का समर्थन किया है, तो दूसरी तरफ कर्ता के समक्ष व्यवहार प्रतिमान के सीमित विकल्पों को प्रस्तुत करके
करके और कर्ता के व्यवहार को उन प्रतिमानों के अनुसार निर्धारित बताकर कर्ता की क्रिया को समाज के प्रभाव को भी स्थापित किया है। यानी वही बात जैसा इनकी आलोचना की जाती थी, एक तरफ ये कर्ता को मतलब स्वतंत्रता देते कि आपके पास चॉइस है, यानी यहाँ पे समाज का प्रभाव नहीं है, आपके पास विकल्प, चाहे आप ये ऑप्शन चुनिए चाहे ये ऑप्शन सुनिए। लेकिन जो सामाजिक मूल्य, दूसरी तरफ जो सामाजिक मूल्य वो जो कि कर्ता पे हावी हो रहे हैं और बोलते हैं कि आप ये वाला विकल्प मत चुनिए, ये जो देखो समाज के हित में नहीं है, आप ये वाला विकल्प चुनिए क्योंकि ये ही समाज के हित में है। तो एक तरह दोनों जो कि इनमें संतुलन की बात ये कहते हैं कि समाज और व्यक्ति में जो कि संतुलन लाने के एक तरह से प्रयास करते हैं। फिर देखो यहाँ पे कहता है, इसके अलावा पार्सन्स की यह अवधारणा कर्ता से के क्रियाओं की प्रवृत्ति और उसके माध्यम से समाज की प्रकृति को समझने हेतु एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न समाजों में, चाहे वो परंपरागत समाज है, आधुनिक समाज हो, या फिर विभिन्न समूह हो, चाहे प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय, चाहे फिर देखो उच्च जाति, निम्न जाति, मध्यम जाति, जो भी हो, उसमें जो भी व्यक्ति का क्रियाकलाप है उसकी प्रकृति को समझने में जो कि काफ़ी हेल्पफुल है ये इनका सिद्धांत। तो वही ओवरऑल यही बात इनकी की जाती है कि ये सिद्धांत काफ़ी, जो कि एक तरह से आज देखोगे तो विभिन्न सामाजिक सिद्धांत को या विभिन्न समाज की प्रकृति को समझने में काफ़ी हेल्पफुल है किसी व्यक्ति की क्रिया के आधार पे। फिर देखो एक छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कभी डायरेक्ट आपसे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का जाए, 9 प्रकारवाद पे। 9 प्रकारवाद क्या है इसके बारे में आपको बताने के लिए, तो ये भी आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। तब देखो ये जो आपका 9 प्रकारवाद है, ये प्रकारवाद का ही मॉडिफाइड रूप है, उसमें सुधार करते उसकी जो कमियाँ उसको दूर करने का प्रयास करके जो कि प्रकारवाद को स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये कब आए, जब पार्सन्स ने अपना सिद्धांत दे दिए, दुर्खिम ने अपने सिद्धांत दे दिए, थोड़ा बहुत कह सकते हो मैक्स वेबर भी प्रकारवादी ही रहे हैं। तो इन लोगों ने अपने सिद्धांत जब दे दिए उसके बाद जो कि 9 प्रकारवाद आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रकारवाद की जो कि आलोचना वगैरह की जाती थी। इसको हाँ चलो यहीं पे देख लो, फटाफट से छोटा सा टॉपिक है, इसको अलग से करते हैं, ठीक है। इसको कल करते हैं अलग टॉपिक में 9 प्रकारवाद, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुझे लगा क्योंकि इस पर देखो शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। चलो तो इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। पार्सन्स का ये परिवर्तन वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।